दोस्तों, आज जब हम इंसानों के पास न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर पावर मौजूद है, तब हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये तो हमेशा से ही अनिवार्य था कि हम इंसान एक न एक दिन एटम्स के न्यूक्लियस में मौजूद एनर्जी को हार्नेस कर ही लेंगे। हालांकि ये सच नहीं है, क्योंकि असलियत तो ये है कि इस दुनिया के बहुत से बड़े बड़े वैज्ञानिक मानते थे कि एटम्स के न्यूक्लियस में से एनर्जी निकालने का आइडिया अपने आप में ही मजाकिया है, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अब इन्हीं वैज्ञानिकों में से एक थे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका भी मानना था कि एटम से एनर्जी हार्नेस करके हम इंसान कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाएंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और बाकी वैज्ञानिक ऐसा क्यों सोचते थे? अगर नहीं तो वीडियो को स्किप किए बिना बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों आइंस्टाइन मानते थे कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, नोबेल लॉरेट साइंटिस्ट रॉबर्ट ए मिलिकन की माने तो उन्होंने साल 1928 में ही ये कह दिया था कि इंसान शायद कभी भी एटम की पावर को निकाल ही नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, उनके मुताबिक कोल के खत्म हो जाने पर एटॉमिक एनर्जी को यूटिलाइज करने का अनुमान कुछ और नहीं बल्कि सीधे तौर पर एक अनसाइंटिफिक यूटोपियन ड्रीम है। दोस्तों, रॉबर्ट ए मिलिकन के अलावा अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी यही मानते थे कि एटम से पावर हार्नेस करना हवा में बातें करने जैसा ही है, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक ऐसी निराशा भरी बातें क्यों करते थे? वेल दोस्तों, इन बातों के पीछे एक बहुत ही अच्छा रीजन था। दरअसल जब मार्च 1896 में फ्रेंच फिजिसिस्ट हेनरी बैक्यूरेल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व की, तब उन्होंने सोचा कि रेडियो एक्टिविटी फॉस्फोरेसेंस जैसा ही एक फेनोमेनन है। वेल, अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर रेडिएशन जैसी लाइट शाइन करते हैं और वो ऑब्जेक्ट उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाद में उससे स्पेक्ट्रम के अलग अलग पार्ट्स में डी रेडिएट कर देता है, तब इसे फॉस्फोरेसेंस कहा जाता है। अब सबसे पहले तो यूरेनियम ओर के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि यूरेनियम पर जब यूवी लाइट डाली जा रही थी तब वह उसको अब्सॉर्ब करके विजिबल लाइट रेडिएट कर रहा था। साल 1896 में जब हेनरी बैक्यूरेल ने यूरेनियम ओर के साथ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तब उन्होंने यूरेनियम ओर को सनलाइट के बीच कुछ रैप्ड अप फोटोग्राफिक फिल्म्स के ऊपर रख दिया। अब इतना हो जाने के बाद उन्होंने देखा कि जिस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर उन्होंने यूरेनियम ओर को रखा था वो एक्सपोज्ड हो चुकी थी। अब जाहिर तौर पर वो समझ चुके थे कि यूरेनियम ओर से निकली इनविजिबल रेज ने पेपर को पेनिट्रेट कर दिया है। लेकिन एक दिन जब वो इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म कर रहे थे, तब उस दौरान पेरिस में मौसम साफ नहीं था, जिसके चलते उन्होंने एक्सपेरिमेंट में काम आने वाले यूरेनियम और फोटोग्राफिक फिल्म को एक साथ एक ड्रॉअर के अंदर रख दिया। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ दिनों बाद जब उन्होंने अपना ड्रॉअर खोला, तब पाया कि यूरेनियम ने सनलाइट को देखे बिना ही एनर्जी रिलीज कर दी है, जिसके चलते उसके साथ रखे फोटोग्राफिक फिल्म बिल्कुल वैसे ही एक्सपोज्ड कर गई है जैसे वह यूरेनियम के सनलाइट में रखने के दौरान हुई थी। अब चूंकि यूरेनियम सनलाइट के द्वारा एक्साइटेड नहीं हुआ था, इसलिए हेनरी ये तो समझ गए थे कि ये फॉस्फोरेसेंस फेनोमेनन तो नहीं है, और उन्हें ये भी समझ में आ गया था कि ये किसी तरह की रेडिएशन ही है जो एनर्जी के फॉर्म में रॉक से बाहर आ रही है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर रॉक जैसे एक इनर्ट ऑब्जेक्ट से एनर्जी कैसे निकल सकती है और उससे ये एनर्जी मिल कहां से रही है? वेल दोस्तों, ये सवाल शुरुआत में हर किसी के लिए एक रहस्य ही बन गया था, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को वायलेट कर रहा था। हालांकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को तब तक वायलेट करते हुए नजर आया जब तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना फेमस E=mc² पब्लिश नहीं कर दिया, जिसमें यह बताया गया था कि रेडिएशन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लियस का मास भी हो सकता है, और सिर्फ थोड़ा सा मास ही बहुत सारी एनर्जी दे सकते हैं। अब जैसे ही दुनिया को यह मालूम हुआ कि न्यूक्लियस के मास से एनर्जी जनरेट होती है, तब इसने साइंस फिक्शन राइटर्स के इमेजिनेशन को और भी ज्यादा बूस्ट दे दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि साल 1914 में ही H.G. वेल्स नाम के राइटर ने द वर्ल्ड सेट फ्री नाम की एक ऐसी बुक पब्लिश की जिसमें पहली बार एटॉमिक बॉम्ब का जिक्र किया गया था। अब दोस्तों, शायद ही आपको मालूम हो कि H.G. वेल्स ने इस बुक में एक यूरेनियम बेस्ड हैंड ग्रेनेड की बात की थी, जो कि उनके मुताबिक
बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लोड कर सकता था। अब इस बुक में एटॉमिक बॉम्ब की संभावना देख दुनिया भर में ये कयास लगाए जाने लगे कि जल्द ही दुनिया सच में एटॉमिक बॉम्ब बना लेगी। हालांकि साल 1933 में ये कयास उस वक्त ठंडे पड़ गए जब खुद सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह कह दिया कि न्यूक्लियर एनर्जी शायद कभी भी ऑब्टेनेबल नहीं हो पाएगी। खैर ये उस वक्त सच भी लगता था क्योंकि तब लोगों के पास ये एबिलिटी नहीं थी कि वे न्यूक्लियस से कुछ करवा सके। दोस्तों उस वक्त हम सिर्फ रेडियो एक्टिव डीके की एक नेचुरल प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते थे जिसमें पर्टिकुलर अनस्टेबल आइसोटोप्स के एटम्स हाफ लाइफ पूरी करने के बाद डीके हो रहे थे और उनमें से जो एनर्जी निकल रही थी वो एक एटम के स्केल पर इमेंस तो थी पर स्केल ऑफ पीपल और वर्ल्ड के लिए इनसिग्निफिकेंट थी क्योंकि एक सिंगल यूरेनियम एटम का फिजन अपने अंदर से एक धूल के कण को उठाने से भी कम एनर्जी दे रहा था। अब वैसे तो साल 1932 तक देखे तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद इकलौता नॉन पार्टिकल प्रोटॉन ही था, जिस वजह से अगर कोई एक न्यूक्लियस को अल्टर करना चाहता था तो उसे न्यूक्लियस की तरफ निश्चित तौर पर एक प्रोटॉन फायर करना पड़ता, वो भी इतनी हाई स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कि वो ना सिर्फ अपने टारगेट को हिट कर जाए बल्कि अपने टारगेट के साथ जुड़ भी जाए। खैर उस समय अगर कोई ऐसा करने में सक्सेसफुल होता था तब वो सिर्फ एक न्यूक्लियस को अफेक्ट कर पाता था जिससे ज्यादा से ज्यादा धूल के एक कण को उठाया जा सकता था। दोस्तों यही वो वजह थी जिसके चलते सर एल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर बहुत से दूसरे नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट तक ये मानते थे कि न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी नहीं बन पाएगा। मगर ये सब उस वक्त बदल गया जब फिजिसिस्ट जेम्स चैडविक ने साल 1932 में न्यूट्रॉन की खोज कर डाली जिसने सब कुछ चेंज कर दिया क्योंकि एक अनचार्ज्ड न्यूक्लियर पार्टिकल की तरह ही न्यूट्रॉन जबरदस्त तरीके से मैटर के बीच से अनडिफ्लेक्टेड रहते हुए भी ड्रिफ्ट कर सकता था, वो भी तब तक जब तक कि वो न्यूक्लियस को हिट करके उसे किसी और चीज में बदल नहीं देता। ये बात सबसे पहले लियो जिलार्ड नाम के एक फिजिसिस्ट के दिमाग में आई थी जो कि पहले से ही राइटर H.G. वेल्स की द वर्ल्ड सेट फ्री पढ़ चुके थे। अब दोस्तों यही वो वजह थी जिसके चलते लियो जिलार्ड ने पहले ही इमेजिन कर लिया था कि फ्यूचर में वेपनरी की मदद से न्यूक्लियर एनर्जी हार्नेस की जा सकती है। अब जब बात लियो जिलार्ड की आती है तब ये एक ऐसे फिजिसिस्ट थे जिन्होंने साल 1933 में सबसे पहले न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कंसीव किया था। लियो जिलार्ड ने बताया था कि एक दिन जब वो लंदन की स्ट्रीट्स पर घूम रहे थे तब उनके दिमाग में ये आइडिया आया था कि अगर हम किसी ऐसे एलिमेंट को खोज लेते हैं जो कि न्यूट्रॉन से स्प्लिट भी हो जाए और 1 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके 2 न्यूट्रॉन्स एमिट कर दे, तब ऐसे एलिमेंट को अगर किसी सफिशिएंट लार्ज मास में असेंबल कर दिया जाता है तब वो एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सस्टेन कर लेगा। मतलब दूसरे शब्दों में बात करें तो ऐसे में न्यूट्रॉन हमें इच्छा अनुसार न्यूक्लियर रिएक्शंस ट्रिगर करने देगा। और दोस्तों अगर हमारे पास कोई ऐसा न्यूक्लियस मौजूद है जो ऐसे तरीके से स्प्लिट होता है तब वो 2 न्यूट्रॉन्स रिलीज करेगा जिससे एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग रेट के साथ ज्यादा से ज्यादा फिजन ट्रिगर होंगे। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसी प्रॉपर्टीज रखने वाले न्यूक्लियस का नाम है यूरेनियम 235। जी हाँ दोस्तों, यूरेनियम 235 जितनी बार भी डिवाइड होता है तब वो ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है। इस तरह से दुनिया के सामने एक ऐसी पॉसिबिलिटी आती है जिसमें हम जिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई को साइमल्टेनियसली स्प्लिट कर सकते हैं, वो भी एक समय पर जबरदस्त एनर्जी रिलीज करते हुए। इसी को एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। और अगर आप एनर्जी के इस रिलीज पर और भी ज्यादा कंट्रोल चाहते हो तब आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कुछ न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना होगा जिससे एक न्यूक्लियस का फिजन सिर्फ ऑन एन एवरेज दूसरे किसी न्यूक्लियस के फिजन के लिए जिम्मेदार होगा, जिसके बाद आपके पास एक स्टेडी चेन रिएक्शन आ जाएगा जो कि हर इंस्टेंट में सेम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। अब दोस्तों यहाँ चैलेंज ये होता है कि ऐसा करना एक चाकू के धार के ऊपर बैलेंस करने के बराबर माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और साथ चलने वाले चेन रिएक्शंस जल्द ही नथिंग तक डीके कर जाते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि सिर्फ कुछ ही न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो सके और रेट ऑफ रिएक्शंस इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाए कि उससे एक एटॉमिक बॉम्ब बन जाए। अब इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर वैज्ञानिक न्यूट्रॉन्स की खोज नहीं कर पाते तब हम इंसानों के लिए न्यूक्लियस से एनर्जी को हार्नेस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ यार, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देते हुए जाना कि आज तक में सबसे अंतिम बार किस देश ने किस देश के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे। हमें नीचे कमेंट करके बताओ। आपके पास ऑप्शंस है
इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर, अमेरिका ने जापान के ऊपर या फिर जापान ने अमेरिका के ऊपर? अपने अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए उस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।